है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है, आप जानते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित, ये भारत का पहला नागरिक और सबसे बड़ी बात है कि किसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है कि उसका जो प्रधान होता है वो चुना हुआ होता है। तो भारत एक रिपब्लिक है, इसकी पहली पहचान इसी राष्ट्रपति से है। ठीक है। भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें राष्ट्रपति को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई। सबसे पहले जो अनुच्छेद आता है वो है 52 कहता है कि भारत संघ का कार्यपालिका से संबंधित जितना भी शक्ति होगा सब निहित होगा राष्ट्रपति में। ये अलग बात है कि बाद में हम लोग दूसरे अनुच्छेदों में देखते हैं कि ये शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के मामले के जो सब परामर्श से इस्तेमाल करता है। नेचुरली हम कह सकते हैं कि वो कैबिनेट के परामर्श से इसका इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहला बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, और इसका चुनाव जो होगा, आप समझिए इसको कि ये अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब अप्रत्यक्ष चुनाव होने के पीछे क्या इस पे जो है सो खास बात रही होगी, इसमें हम लोग जरा सा डिस्कशन करते हैं। संविधान सभा में इस विषय पर कई जो है सो डिस्कशन हुए थे, जिसमें अंतिम रूप से निर्णय लिया गया कि ये अप्रत्यक्ष हो। क्यों, ये समझ लें। 2-3 बात है जो इसमें ध्यान देने का बात है। मान लीजिए कि अगर एक आदमी का चुनाव पूरे देश के स्तर पर होगा, डायरेक्ट अगर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, तो उस चुनाव का बजट बहुत बड़ा होगा। पूरे भारत का हर व्यक्ति एक व्यक्ति को वोट देगा, तो पूरा भारत उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े चुनाव बने, लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति हो जाएगी, और जो है सो एक बहुत बड़े बजट का चुनाव होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ऐसा चुनाव कोई होता है और वैसा व्यक्ति कोई चुनकर आता है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति बहुत ही ताकतवर होगा, क्योंकि वो जनता का सीधा प्रतिनिधि होगा। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कैबिनेट के निर्णयों के आधार पर जो है सो अपना, तो इस तरह से एक ही जगह पर 2 ध्रुव इकट्ठे हो जाएंगे शासन के, एक तो कैबिनेट और प्रधानमंत्री, और दूसरा जो है सो राष्ट्रपति। तो दोनों में से कोई भी जो है सो ध्रुव एक दूसरे को जो है सो मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत जो है सो सपोर्टिव रहेगा, ये इसकी संभावना बनती। तो इसलिए जो है सो एक तो ये कारण रहा। तो ऐसी स्थिति में बजट भी ना बढ़े और एक नया केंद्र ना स्थापित हो जाए, इसलिए जो है सो अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। ठीक है। उसके बाद आइए अनुच्छेद 53। अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया कि राष्ट्रपति जो है सो कार्यपालिका की शक्ति वो किसके मदद से इस्तेमाल करेगा, वो करेगा कैबिनेट की मदद से। नंबर 1। दूसरा बात यह है कि इसमें जो सब क्लाउज है उसमें साथ साथ ये भी है कि वह रक्षा बलों का प्रधान होगा। यानी राष्ट्रपति कौन कौन सा काम करेगा, इसकी चर्चा हम लोगों को अनुच्छेद 53 में मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब आइए अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 आज हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय होगा, वो होगा
निर्वाचन किस तरह से हो। अनुच्छेद 54 जो है ये स्पष्ट कहता है कि क्या तरीका होगा कि एक राष्ट्रपति आपका चुना जाए। तो हम लोग इसको जरा सा समझ। राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 54 कहता है कि पहले तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा जो 52 नहीं कहता। अब ये चुनाव कैसे होगा, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस निर्वाचन मतलब कि आप एक तरफ से प्रत्यक्ष निर्वाचन करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से आप वोटिंग करवाएंगे, और अगर वो प्रतिनिधि जो वोटिंग कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे उसका विवरण हमको यहाँ पर मिलेगा। तो कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जा रहे हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर संविधान साफ सुथरा कहता है कि सबसे पहला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब साफ हो गया कि एंग्लो इंडियन के समुदाय के वे सदस्य जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वे इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, नंबर एक। दूसरा स्पष्ट हो जाता है कि वो 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो भाग नहीं लेंगे। तो दो चीज स्पष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त आइए दूसरा बात, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो नेचुरली यहाँ भी वो अल्पसंख्यक वाले जो मनोनीत सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे, यानी जो सिर्फ चुनकर आए सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। एक तो ये हो गया। फिर देखिए राज्य की जब विधानमंडलों की बात होती है तो वहां कहीं कहीं पर द्विसदनात्मक व्यवस्था भी, तो जिन जगहों पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है भी वहां भी सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य ही इसमें लेंगे, विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। स्पष्ट है स्थिति कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी वहां पर भी सिर्फ विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे, विधान परिषद का कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। अब आपसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लेता है कि जो है सो बताइए कि जो है सो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ये मत समझ लीजिएगा कि आप कि नहीं लेंगे, ये गलत होगा। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य निर्वाचित होकर आता है तो वो भाग लेगा। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि यदि किसी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व ऐसी सभाओं में नहीं हुआ तो उस स्थिति में ऐसे सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगर वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं तब तो वो जो है सो भाग लेंगे, अन्यथा ये जो सिर्फ दीवार उन्हीं को किया गया है जो मनोनीत सदस्य है। और अगर आप एक स्पष्ट कंसेप्ट रखें तो साफ हो जाएगा
कि चाहे वो कोई भी मनोनीत सदस्य हो, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य हो, लोकसभा का या राज्य की विधानसभा का, वो सब जो है उसमें से कोई भाग नहीं लेगा जो है सो राष्ट्रपति चुनाव। स्पष्ट हो गया इतना बात। अब आइए अगला बात, यूनियन टेरिटरी। अभी तक हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से अधिकांश में तो जो है सो विधानसभाएं है ही नहीं, सिर्फ दो, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। ये जो यूनियन टेरिटरी है इसमें विधानसभाएं हैं, तो इसके सदस्य हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचित हैं वो भाग लेंगे। नंबर 1। अब आइए आज की स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति क्या है कि पूर्व में यहाँ पर जो है सो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, अब उसमें से एक सदनात्मक व्यवस्था हो गई। 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद, मतलब धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 2019, उसके बाद यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था खत्म हो गई, एक सदनात्मक व्यवस्था बची रही। और ऐसी स्थिति में जब एक सदनात्मक व्यवस्था पूर्ण रूपेण लागू कर दी जाएगी, अभी जो है सो हम लोग पुनर्सीमन की अवस्था में हैं, तो पुनर्सीमन होने के उपरांत जो विधानसभा बनेगी तो वैसी स्थिति में उनका इसमें जो है सो राष्ट्रपति चुनाव में योगदान हो पाएगा। उसके लिए जरूरी नियमावली में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये जो होगी जम्मू कश्मीर की स्थिति बाद में। अभी के डेट तक, अब तक जो है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था कि कौन लोग भाग लेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। अब जो लोग भाग लेंगे उनका जो है सो किस प्रकार से मत होगा, वो किस प्रकार से मतदान करेंगे, और फिर जो है सो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो रिक्वायर्ड मत होगा वो कैसा होगा, उस पर हम लोग जरा सा चर्चा कर लें। तो इसमें दो शब्द हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। एक हुआ आनुपातिक मत प्रणाली और दूसरा शब्द है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब दोनों चीज को हम लोग ठीक से समझ लें। आनुपातिक मत प्रणाली का मतलब होता है कि जनसंख्या के अनुपात में, तो आनुपातिक मत प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये है भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में इसकी चर्चा है। आनुपातिक मत प्रणाली में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधियों का वोट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है। दूसरा बात है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से हम लोग का चलता है, मान लीजिए कि जो है तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन राज्यों को फायदा होता जाएगा। देखिए, इसको समझने का प्रयास कर देंगे। जब संविधान बना था तो ये बनी थी, लेकिन उस समय जो है सो 51 की जनगणना को अगर आप देखिए तो 51 की जनगणना के हिसाब से उसमें जो है सो मतमूल्य निर्धारित किया गया। फिर 10 साल के बाद दूसरी जनगणना हुई तो जनसंख्या बदल गई, बढ़ गई, तो जनसंख्या के हिसाब से उसका मतमूल्य अलग हो गया।
फिर उसी तरह से 71 के हिसाब से ये हो गया। लेकिन 50 से 70 के बीच में एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही थी, राष्ट्रपति के चुनाव का मत मूल्य बढ़ रहा था, लेकिन इसी समय समानांतर रूप से एक जो है सो विचार चल रहा था कि जो है सो देश की जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। आप जानते हैं कि 1921 में एक बार जनसंख्या घटी थी, उसके बाद से लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। वही 10 की जनसंख्या में एक ही बार कमी आई थी। उसका कारण आप लोग समझ ही रहे हैं कि विश्व युद्ध, महामारी और ये सब वो सब, तो वो जो है सो विभाजक वर्ष माना जाता है, वो जो पीरियड है, उसके बाद से हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। तो हर साल जनसंख्या बढ़ रही है तो राष्ट्रपति चुनाव में जो है सो उन राज्यों को फायदा होते जा रहा था कि जिनकी जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़े। तो आप जो है सो उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई और दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल करना शुरू किया। तो दक्षिण भारत के लोगों का जो मत मूल्य था वो निरंतर घट रहा था और जो है सो उत्तर भारत के लोगों का मत मूल्य बढ़ रहा था। आज भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा बनिस्पत जो है सो दूसरे अन्य राज्यों के, तो 208। तो ये जो है सो इस तरह से स्थिति, तो वैसी स्थिति में ये पाया गया कि दोनों मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्लैश हो रहा था विचार रूप से कि तो क्यों नहीं जो है सो जनसंख्या बढ़ाने का कंपटीशन हो जाए। तो जनसंख्या बढ़ाने का कंपटीशन नहीं हो, इसलिए आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई कि अब जो है मत मूल्य जो होगा उसका निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा और ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि सन 2000 के बाद का जनगणना न आ जाए, 2001। लेकिन फिर आप जानते हैं कि 2001 के बाद जो परिसीमन आयोग बना उसमें परिसीमन तो हो गया, लेकिन मत मूल्यों को बढ़ाने की प्रवृत्ति को फिर जनसंख्या नीति के तहत 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया कि 2025 तक स्थिति वही रहेगी। कहने का मतलब है कि अब हम लोग 2025 तक भी इसी 71 की जनगणना के हिसाब से मत मूल्यों का निर्धारण करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो गई। तो जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमारा जो जनगणना का जो है सो बेस ईयर क्या रहा, 71 की जनगणना में जितना जो है सो जनसंख्या है उसी को आधार मानते हुए हम लोगों ने मत मूल्यों का निर्धारण शुरू किया और ये पद्धति कहलाई हमारी आनुपातिक मत पद्धति। ठीक है, अब समझेंगे कि मत मूल्यों का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मत मूल्यों का निर्धारण सबसे पहले पकड़िए राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य। माने एक राज्य की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कितना होगा। बहुत आसान है, आप जो है सो सबसे पहला काम कीजिए कि राज्य के जनसंख्या को उठाइए। कौन वाली जनसंख्या, अभी हम लोग बात कर चुके हैं 1971 वाली, उसको डिवाइड कर दीजिए उस राज्य में जो विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या से। विधानसभा के सदस्यों की संख्या, नेचुरल सा बात है कि ये हम लोग निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है स्थिति। अब देखिए ये जो है तो फिर भी मान लीजिए कि ये करोड़ों में आएगा, ये कुछ 100 में आएगा, तो ये जो फैक्टर है फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये फैक्टर फिर भी
बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में आज के डेट में तो हमारे पास कंप्यूटर वगैरह है, बहुत सारा सुविधा। उस समय हम लोगों के पास बहुत कंप्यूटर वगैरह की सुविधा नहीं होती थी, तो मत मूल्यों का निर्धारण में कैलकुलेशंस वगैरह हाथों से किया जाता था। इसलिए कहा गया कि इतना बड़ा बड़ा जो है सो हम लोग नहीं रखेंगे, छोटा छोटा संख्या रखने का प्रावधान किया गया। इसलिए हम लोग क्या करते थे, 100 से ये जो प्राप्त हुई संख्या ना, इसको 1000 से भाग दे देते थे। तो 1000 से भाग देने पर 3 जीरो आपका जो है सो डेसिमल 3 अंक इधर चला गया, तो जो है सो ये छोटी संख्या हो गई। अब छोटी संख्याओं को जोड़ने घटाव में बहुत आसानी होगी, नंबर 1। दूसरा बात है कि मान लीजिए कि आपका हो गया कोई वैल्यू किसी का 2008.5732, इस तरह का हो सकता है। जनसंख्या तो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कुछ हो सकता है 188, कुछ भी। तो अब देखिए ये 5 से जो बड़ा फैक्टर है, तो ये इसको अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग 189 कर देंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा हो गया 188.352, तो इसको हम लोग 188 ही रहने देंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो 0.5 से कम है, मतलब आधे से अधिक, माने 1/2 से अगर फैक्टर लेस होगा तो इस तरह से सिर्फ जो है पूर्णांक अंक को रखेंगे, और अगर ज्यादा होगा 1/2 से या 0.5 से, तो वैसी स्थिति में हम लोग पूर्णांक में अगला अंक बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है सो मत मूल्य निर्धारण करने का तरीका हो गया। आप जानते हैं कि आज के डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा जो है सो मत मूल्य उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सिक्किम जैसे राज्यों में सबसे कम हो जाता है, 6, अरुणाचल प्रदेश 7, इसके बाद जो है सो तमिलनाडु 176, और झारखंड भी संयोग से 176, बिहार का आप जान लीजिए 175। तो खैर ये सब उतना बहुत याद रखने का बहुत आवश्यकता नहीं है, एक नजर में रहेगा तो मेमोरी रिकॉल हो जाएगा कम से कम। तो मत मूल्यों का निर्धारण करने का तरीका हम लोग एक बार फिर से देख लीजिए। किसी भी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य तय करने के लिए हम लोग उस राज्य की जनसंख्या को लेते हैं और उसको उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। जो बचेगा जो राशि, उसको छोटा करने के लिए 1/1000 से भाग दे देते हैं। अभी के जैसे कंप्यूटर का व्यवस्था रहता तो हो सकता है इसका भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गया राज्य का विधानसभा। अब आइए लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य। लोकसभा के सदस्य का क्या मत मूल्य है भाई? तो लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, राज्य, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य का मत मूल्य। तो राज्य की विधानसभा के सभी सदस्यों का मत मूल्य जोड़ लिए। राज्य की विधानसभा के सभी सदस्यों का मत मूल्य हम लोग
जोड़ लेते हैं और जोड़कर उस राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं। तो इसी तरह से जो है सो वहां पर एक लोकसभा सदस्य का मत मूल्य पता चल जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इसी को कर लें हम लोग राज्यसभा सदस्य का मत मूल्य, तो राज्यसभा सदस्य का मत मूल्य में कुछ नहीं होगा, यहाँ का लोकसभा और यहाँ का लोकसभा घट के बदल के राज्यसभा हो जाएगा। यानी राज्य के सभी सदस्यों, राज्य की विधानसभा के सभी सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ेंगे और उस राज्य की जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मत मूल्यों का निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद आइए कि ये तो हो गई बात आनुपातिक पद्धति की। अब आइए एकल संक्रमणी मत एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली को जरा सा समझ लीजिए। है तो आसान चीज, लेकिन चूंकि सामान्य व्यवहार में ये चीजें नहीं होती है, इसलिए जो है सो थोड़ा मैंने देर से समझ में आता है। मान लीजिए कि किसी सदस्य को वोट देना है, तो वो कैसे वोट करेगा? तो सबसे पहले ये उसको कहते हैं हम लोग प्रायिकता के आधार पर वोट देना, प्रेफरेंशियल वोटिंग। यानी आप जो है सो चुनते हैं किसी को। मान लीजिए कि आपके पास ये 5 आदमी है जिसको कि आपको वोट देना है। आपको इसमें से कोई एक चुन लेना। अब ये समझना है कि मान लीजिए कि कोई सदस्य वोट करने गया, तो वोट करने में वो किसको वोट देता है? तो चलिए मान लीजिए कि उसने इसको वोट दिया, उसका वोट इस व्यक्ति को गया। अब ये व्यक्ति अगर नहीं तो क्या होगा? तो इस आदमी को बताना होगा कि चलिए भैया, इसको अगर आप 1 नंबर पर रखते हैं तो दूसरे नंबर पर आप किसको रखते हैं? मान लीजिए आपने दूसरे नंबर पर किसी और को रखा, तीसरे नंबर पर किसी और को रखा, चौथे नंबर पर किसी और को रखा, 5वें नंबर पर किसी और को रखा। तो आपको प्रायिकता तय कर देनी होती है अपने वोटिंग में कि हमारा पहला चॉइस ये है, दूसरा चॉइस ये है, तीसरा चॉइस ये है, और इस तरह से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको आपको वोट करना है। तो वोट करने का तरीका सबसे सिंपल ये होगा। जैसे हम लोग जो है तो नौकरी वगैरह में जो है सो चुनते हैं ना कि फलाना पोस्ट ये पहले ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, तो उसी तरह से जो है सो इस व्यक्ति को हमने चुन लिया कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, जिसको कि हमारा पहला पसंद का वोट जिसको हम लोग करते हैं। उसके बाद भी आप दूसरा पसंद, तीसरा पसंद, चौथा पसंद, 5वां पसंद, इस तरह से करके वोट कर देते। तो ये आपका वोट सभी सदस्यों को चला गया। अब जो है सो जो मतगणना होगी उसमें आपका होगा सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस का जो वोट है उसको आप गिनते हैं। अगर इसको आप गिन रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपका कुछ तो होगा। मान लीजिए कि इस व्यक्ति को मिल गया 50 वोट, इस व्यक्ति को 30 वोट, इसको 5 वोट, इसको 8 वोट, इसको 10 वोट, इस तरह करके मिल गए। और जो वोट मिला
उसमें मत मूल्य के आधार पर आप उसका गुना कर लें, ठीक है। तो इसका जो है सो कुछ और वैल्यूज होगा, सबका होगा ना। तो जो भी वोट वैल्यू होगा XYZ, वो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के साथ सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था होती है कि उसमें जो है सो सबसे ज्यादा मत पाने वाले को चुन नहीं लेते, बल्कि उसमें चुनते उस व्यक्ति को हैं जिसने पूरे मत मूल्य के आधे से, मतलब आधे से अधिक मत प्राप्त किया है, अन्यथा उसको राष्ट्रपति नहीं चुन सकते। तो अगर पहले बार के प्रेफरेंस की गणना करने पर हमारा आधे से अधिक किसी व्यक्ति को मिल गया, मान लीजिए कि किसी को मिल गया 51 वोट, मतलब कोई जरूरी नहीं कि 51 वोट जो है सो मिला तो उसका मत मूल्य, तो मत मूल्य ये नहीं बल्कि ये वाला चीज अगर 50% से अबव नहीं है तो जो है सो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रेफरेंस वोटिंग काउंट करेंगे। अब उसको काउंट करने का तरीका क्या है कि इसमें बहुत आसान है, इसको समझिए। पहला बात तो ये था कि 50% एंड अबव होना चाहिए। दूसरा बात ये हो गया कि प्रेफरेंस वोटिंग में आप चेक करिए कि सबसे कम मत मूल्य क्या होगा, किसका होगा। तो सबसे कम मत इसको पड़ा, अगर इसका कोई जरूरी नहीं है कि इसका मत मूल्य इससे कम ही हो। मान लीजिए कि 5 सदस्य अगर उत्तर प्रदेश का लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य दे रहा है और इसको 8 वोट मिला जो है सो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका वोट वैल्यू इसके वोट वैल्यू से जो है सो कम होगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितने लोगों ने वोट दिया, बल्कि ये देखते हैं कि उसका मत मूल्य कितना रहा। तो ये समझ लीजिए। और जिस व्यक्ति का सबसे कम मत मूल्य रहा उस व्यक्ति का कैंडिडेचर को हम लोग खत्म करते हैं और उसके इस व्यक्ति को, ये जो 5 आदमी ने जो वोट दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस, उसमें हम लोग देखेंगे कि उस 5 व्यक्ति ने, क्योंकि अब उसका कैंडिडेट तो जितने से रहा, उस 5 व्यक्ति में से दूसरा प्रेफरेंस किसको किसको मिला है। और तब वैसी स्थिति में इसके वोट्स को हम लोग दूसरे दूसरे वोटर मैंने जो सो कैंडिडेट्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो दूसरे दूसरे कैंडिडेट्स में इसके वोट को बांट देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति, जिसमें एक आदमी को दिया गया वोट अगले प्रेफरेंस के हिसाब से दूसरे कैंडिडेट्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया। और तब फिर देखा जाता है कि 50% हुआ कि नहीं। और ये व्यवस्था अगर 50% हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये जो है सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग में सीधा सपाट है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि वो लोग वोट करेंगे और उनके वोट का कुछ वैल्यू होगा। तो जिसका सबसे कम वैल्यू होगा, नहीं, सबसे पहले तो ये होगा कि जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। अगर वो ज्यादा वाला वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जिसको हुआ वो 50% एंड अबव है कि नहीं है ये चेक कर ले। अगर वो 50% से ऊपर है तो उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 50% से नीचे है, किसी को भी 50% से अधिक वोट वैल्यू नहीं प्राप्त हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे कि जिसको सबसे कम वोट मिला होगा उसके वोट के फर्स्ट प्रेफरेंस को कैंसिल करते हुए जो रेस्ट कैंडिडेट्स में उसको बांटेंगे। और तब वैसी स्थिति में फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो है सो 50% से ऊपर गया कि नहीं। अगर गया तो वहां, नहीं तो फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी।
आप जानते हैं कि जो है सो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है वी गिरी के इलेक्शंस में, वी गिरी के इलेक्शन में जब फर्स्ट प्रेफरेंस का वोटिंग में किसी का नहीं पूरा हुआ, तो वैसी स्थिति में दोबारा से जो है सो संक्रमणीयता के आधार पर वोट ट्रांसफर किए गए और अल्टीमेटली हमको जो है सो ये हुआ। एक देखिए इसमें निर्वाचन में एक दो ये सब जो है सो याद रखिएगा, जैसे कि आज तक का जो सबसे ज्यादा वोट किसी इलेक्शन में मिला है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। नियर अबाउट 100, मतलब लगभग 100 के आसपास, 96% समथिंग, ये 57 वाले इलेक्शन में। और एक बार तो ऐसा हुआ है कि दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, मतलब जो वैलिड रहा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक बार माने जो है सो निर्विरोध चुने गए। तो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में आपको ये 2-3 बातें तो कम से कम याद रखनी ही चाहिए, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक मत प्रणाली, इन दो चीजों से जो है सो स्पष्ट है कि जो है सो राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रणाली है क्या चीज, उसमें हम लोग कैसे करके चुने। अब आइए अनुच्छेद 56, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद जब प्रारंभ कर रहा है वहां से लेकर 5 वर्ष तक उस पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि वो पद उसमें, परंतु क्या हो गया कि खुद से त्याग कर दे भैया। तो वो खुद से त्याग करेगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र, उसमें त्यागपत्र देने की भी एक निर्धारित परंपरा है कि वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा जो उसका नेक्स्ट है, और वो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति भी होगा तत्काल इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। इस तरह से दोनों सदन को ये सूचना प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से ये आदमी त्यागपत्र कर दे सकता है। दूसरा बात क्या हो सकता है, ये तो खुद छोड़ रहा है। दूसरा बात हो सकता है कि भैया संविधान का ये आदमी पालन नहीं कर रहा, सिर्फ एक बार संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, आप ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है, 56। तो कहता है अनुच्छेद 56 कि राष्ट्रपति को महाअभियोग चलाकर हटाया जाएगा, और वो जो महाअभियोग चलाया जाएगा उसकी प्रक्रिया कहाँ होगी, 61। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये वो होगी जो आगे अनुच्छेद 61 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान महाभियोग की प्रक्रिया से होगा। वो कहाँ है, 56 में। बहुत बार जो है सो इसमें गलती हो जाती है, आदमी जो है सो बहुत लापरवाही से, आपसे पूछा गया कि जो है सो भारत के राष्ट्रपति को जो सो महाभियोग की प्रक्रिया चलाते हुए हटाया जाएगा, ये जो सो प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है,
तो वो अनुच्छेद 56 है, न कि 61। 61 कहता है कि अनुच्छेद माने जो है तो महाभियोग की प्रक्रिया में हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, 2 हो गया। और भी बात हो सकती है, मान लीजिए कि जो है तो उसकी मृत्यु हो जाए, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, वो जो है सो तो वैसी स्थिति में ये जो है सो प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया तो स्वाभाविक है 2, और ये हटाए जाने वाली प्रक्रिया, ये तीनों स्थिति में ये 5 वर्ष के पहले ऑफिस खाली हो जाए। नहीं, 5 वर्ष तो उसको उसका जो निर्धारित समय है, लेकिन 5 वर्ष के पहले इन तीनों स्थिति में ऑफिस खाली हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में उसका काम कौन करेगा? जब तक दूसरा चुनकर नहीं आ जाए, और ये भी अगर अनुपस्थित रहे तो मुख्य न्यायाधीश, कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है सो पहला क्या होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को उसने त्याग पत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति उसका पोस्ट होल्ड करेगा। और उपराष्ट्रपति भी अगर किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए बीमार पड़ गया, मान लीजिए विदेश दौरा पर चला गया किसी मैंने जो है सो पर्सनल, तो वैसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो जो है सो इसके जगह पर काम करेगा। मजेदार बात क्या है ना कि जितना दिन वो राष्ट्रपति का काम करेगा उसका वेतन और भत्ता राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के अनुरूप होगा, न कि जो है सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुरूप, न कि जो है सो उपराष्ट्रपति के अनुरूप। तो आप जानते हैं कि ऐसा तो कई बार हुआ है, आप देख लीजिए मृत्यु होने की स्थिति में। लेकिन सिर्फ एक बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह को ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनको जो है सो ये मौका लगाया है, बाकी अब तक जो है सो मुख्य न्यायाधीश को किसी को मौका नहीं लगा। ठीक है, चले आगे। अब आइए 57 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह पुनः पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, पुनः निर्वाचन के लिए ये योग्य है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें जो है सो और जवाहरलाल नेहरू में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, तो वैसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि जो सो फिर से राष्ट्रपति बने ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर भी जो कंपल्सन्स था उनको उम्मीदवार घोषित करना पड़ा, और उसी साल जो है सो अधिकतम मतों से जो है सो राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए राजेंद्र बाबू। लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि जो है सो अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है सो व्यवस्था चल रही थी, माने जो है सो चर्चा में था कि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ये लाया जाए कि जो है सो राष्ट्रपति का चुनाव का पुनर्निर्वाचन में जो है सो लोग नहीं हो, बार बार जो है सो चुनाव नहीं लड़ सके। तो ये हो रहा था। इसी बीच में जब राजेंद्र बाबू ने ये घोषणा कर दिया कि चलो भाई हम जो है सो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जो जिस वजह से ये लाया जा रहा था प्रावधान, वो वजह ही समाप्त हो गया।
तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन तब से ये परंपरा बन गई कि जो है सो 2 बार से अधिक कोई आदमी चुनाव नहीं लड़े। ठीक है, तो ये परंपरा जो है सो उसी समय से चली आ रही है। हालांकि ऐसा कोई बाइंडिंग्स नहीं है संवैधानिक, लेकिन जो है सो आप जानते हैं कि व्यवस्था परंपरा और कानून दोनों से चलता है, इसलिए जो है सो ये परंपरा बन गई तो बन गई। तो राजेंद्र बाबू 2 बार चुनाव में जो है सो थे और इस तरह से चला। नेक्स्ट था अनुच्छेद 58। ये राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में बात करता है। ये आप लोग को सबको याद है कि 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि निर्वाचन सूची में नाम दर्ज भी होना जरूरी है। तो ये सब चीज जो है अनुच्छेद 58 में आपको जो है सो साफ सुथरा किया हुआ है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। अब आइए 59। इसमें बात हो गया कि सदन की सदस्यता। अगर कोई आदमी संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधानसभा के किसी राज्य विधानसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है, तो वैसी स्थिति में उसका राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही वो सदस्यता समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर उसको उल्टा इस तरह से समझिए कि राष्ट्रपति चुनाव में आने के बाद, माने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसका सदस्यता जाएगा, यानी कोई सदस्य राष्ट्रपति होते हुए सदस्य नहीं रह सकता। पहला बात, कोई लाभ का पद जो इस तरह का होता है, बहुत सारा लाभ का पद, मतलब जिसमें जैसे रिम्यूनरेशन सरकार की तरफ से मिलता है, वैसे पदों पर राष्ट्रपति को नहीं रहना। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आप मानदेय जानते हैं समय समय पर बदलता रहता है, और आज के डेट में लगभग कितना है, 5 लाख हाँ वेतन के मानदेय के तौर पर जैसे उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 60 में ये व्यवस्था है शपथ की। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति क्या लेकर जो है सो शपथ लेकर चलेंगे, कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ या मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, दोनों में से। तो इस तरह से जो है सो वो व्यवस्था है उसमें अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति जब शपथ लेगा तो वो क्या बोलेगा, और दूसरा इसमें व्यवस्था है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन दिलाता है शपथ? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है 61। 61 में है कि राष्ट्रपति को वो जो 56 वाला प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे 61 से, कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या प्रक्रिया है? बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में आपको समझ लेना है। सबसे पहला बात है कि महाभियोग की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट करेगा, संघ का कोई सदन करेगा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में से किसी एक सदन से ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में एक प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव के लिए 14 दिन की सूचना होगी। कोई प्रस्ताव अगर आ रहा है राष्ट्रपति से
हटाने के लिए, तो वो उसके लिए 14 दिन पहले उस सदन को सूचना देनी होगी। मतलब जो भी सदस्य लाना चाहते हैं लाए, और उसके बाद उस सदन में, मतलब जो सदन पहला प्रस्ताव लाता है उस सदन में 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का, कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, ये 2/3 मत से पारित हो जाता है, तब ये जाएगा दूसरे सदन में। पहले सदन में क्या हुआ कि 2/3 मत से ये पारित हो गया। अभी तक राष्ट्रपति को यहाँ उपस्थित होने का कोई चर्चा नहीं। अगर 2/3 बहुमत नहीं हुआ तो खत्म बात। 2/3 बहुमत हो गया अगर, तब ये दूसरे सदन में जाएगा। अब ये दूसरा सदन क्या करेगा, इसमें समझना, मेन काम उसका दूसरे सदन का। एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में जांच किया जाता है, और इस जांच की प्रक्रिया में राष्ट्रपति खुद उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगा। याद रखना है कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति कहाँ जो है सो महाभियोग का जो है सो के बारे में कहना है उसको कि भैया हमने संविधान का, तो उसको आप मौका देंगे कि नहीं? भारत का जो है सो ये तो नेचुरल न्याय है, नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया के तहत जो है सो आप किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, तो राष्ट्रपति भी तो नैसर्गिक न्याय का हकदार है। तो दूसरे सदन में वो जब पहले सदन ने बहुमत से पारित कर दिया, तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, जहां पर दूसरा सदन इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेट करके उसको लगता है कि ये गलत है तो वहां पर भी वो छोड़ सकता है, अगर राष्ट्रपति का जो है सो खुद रिप्रेजेंटेशन नहीं भी हुआ पहले भी। लेकिन अगर जो है सो प्रक्रिया तो यह है कि उसने राष्ट्रपति को मौका देना है, राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा, तब फिर अनुसंधान जो अधिकारी बनेगा वो जो है सो निर्णय लेगा कि जो है सो हाँ इस पर जो है सो अब वोटिंग हो कि नहीं हो। अगर जो है सो उसके बावजूद उस में वोटिंग होता है और 2/3 बहुमत से पारित होता है, तो उस तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। याद रखना है। इसके लिए फिर जैसे कि विधायी प्रक्रिया में होता था ना कि दोनों सदन से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास दस्तखत करने के लिए जाता था, यहाँ पर वो बात नहीं होती। यहाँ पर जैसे ही दोनों सदन पारित कर दिया तो वो बिल, वो जो है महाभियोग उसी दिन से लागू हो जाएगा, और अगर नहीं पारित करता तब तो बात ही खत्म, तो राष्ट्रपति का पद उस दिन से समाप्त हो गया। अब देखिए मजेदार बात यहाँ पर एक तो और होती है। मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति है, उस पर आपने अभियोग क्या लगाया, संविधान का पालन नहीं करना। लेकिन अगर राष्ट्रपति रहते हुए उसने कोई काम ऐसा किया है उस तिथि से पहले, तो वो सब काम उसके जायज माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके कार्य को आप बदल सकते कि फलाना राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं कर रहा था तो इसने जो जो काम किया वो सब गड़बड़ है, सो बात यहाँ पर नहीं होगी। उस तिथि से पूर्व राष्ट्रपति ने जिन बिलों पर हस्ताक्षर किया, जो निर्णय लिया, वो सब बकायदा लागू रहेंगे। याद हो गया इतना बात? तो हमको लगता है कि राष्ट्रपति के बारे में, उसके चुनाव के बारे में कैसे हटाया जाएगा, आप लोगों ने इसमें जो है सो क्लास में समझा होगा। मेरा मानना है कि इस पर आपको और थोड़ा मनन करने की ज़रूरत है। मनन करने के बाद जो भी शंका होगा आप हमको जो है सो सूचना दें, हाँ, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।